हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग का जो लेक्चर होगा, मतलब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री डील करने जा रहे हैं। और ये सरफेस केमिस्ट्री में जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो था आपका एंजाइम्स या एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हम लोग देखे थे। और एक चीज और पढ़े थे, बायोकेमिकल कैटालाइसिस। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था आपका कि ये माल्टोज क्या होता है, तो उसको जान लीजिए। माल्टोज जो है, माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। और ये 2 यूनिट्स ग्लूकोज के मिलने से बनता है। तो माल्टोज कहां से प्राप्त होता है? स्टार्च से। और स्टार्च जो पाया जाता है, जैसे आप लोग पढ़िएगा, लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाएगा। तो वहां बायसैक्रेटेड, पॉलीसैकेराइड, बाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये सब होता है आपका। मतलब आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, बाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, जो भी हो। तो कहने का मतलब यहां पे याद रखिएगा कि माल्टोज जो होता है स्टार्च से बनता है। कहां से बनता है? स्टार्च। और स्टार्च कहां से पाए, कहां मिलता है स्टार्च? अब जैसे आलू है, आलू में भरपूर स्टार्च होता है। आपका कैन शुगर हो गया, गन्ना वगैरह, चुकंदर हो गया, शकरकंद वगैरह हो गया। तो ये सब फल, जितने भी फल फ्रूट्स हैं, उसमें क्या होता है? स्टार्च भारी मात्रा में होता है। तो कहने का मतलब स्टार्च जो है हमें प्लांट से प्राप्त होता है, और स्टार्च से ही आपका बनता है माल्टोज। लेकिन माल्टोज जो है आपका 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 यूनिट्स ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा जो किया जाता है शराब बनाने में। शराब का बोतल में देखिएगा माल्ट लिखा रहेगा। ठीक है, इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्टोज को। ठीक है, और फिर मिठाई वगैरह बनाने में कर सकते हैं। लेकिन स्वाद, मीठापन में थोड़ा कम होता है। मतलब जो शुगर के तुलना में इसका मीठापन थोड़ा क्या होता है? कम होता है। हल्का आपका क्या बोलते हैं, उसका कलर जो है हल्का, जो तेल होता है या फिर जो आपका जो देखते हैं हनी देखते हैं, उस टाइप का होता है। उसका क्रिस्टल, मतलब वो जम जाता है। मार्केट में भी अवेलेबल होता है वो। और वो बहुत सारा मिठाई बनाने में भी यूज कर सकते हैं, खाने में भी यूज किया जाता है, और शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहने का मतलब एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में हम लोग देखेंगे कि एंजाइम किस कंडीशन में ठीक से काम करता है। एंजाइम जो है किस कंडीशन में आपका ठीक से काम करता है। तो एंजाइम को काम करने के लिए आपका जो है उसका पीएच वैल्यू देखा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, ऑप्टिमम प्रेशर। तो अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम प्रेशर क्या होता है, अभी आपको बताएंगे। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन बॉडी को ले लें, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। 310 केल्विन ये ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है। 310 केल्विन ताप पे, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो ठीक ठाक काम करता है। तो इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर पीएच वैल्यू देखा जाता है। जैसे किसी की तबीयत खराब होता है तो क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या करता है? प्रभावित करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन को, या बायो केमिकल कैटालाइसिस को क्या करता है? आपका प्रभावित करता है। दूसरी बात है आपका टेम्परेचर हो गया। ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि प्रेशर कितना है ना।
तो हमारा जो प्रेशर होता है ऑप्टिमम प्रेशर वो चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपका जो है कभी कभी देखे होंगे लार को चेक करता है, लार थूक स्पीड, यानी कि लार को भी कभी कभी आपका चेक किया जाता है, सलाइवा, तो इसको चेक किया जाता है। ये क्या के लिए चेक किया जाता है? इसका पीएच वैल्यू देखा जाता है, यूरिन का टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब इसे जांच करता है कि बॉडी के अंदर जो पीएच का वैल्यू वो ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर ठीक है कि नहीं, प्रेशर ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर उसके लिए यदि मतलब वो ठीक नहीं है, अनबैलेंस्ड है, या फिर बोल सकते हैं आप कि प्रॉपर नहीं है, तो उसको प्रॉपर में लाने के लिए फिर हम लोग क्या देते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। क्या देते हैं? मेडिसिन। तो कहने का मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शन यदि हो रहा है तो वहां पे कुछ कंडीशन होता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसा मान लीजिए दूध से दही जमा रहे हैं, सिंपल उदाहरण, घर की बात है ये, यहां भी तो एंजाइम्स है, लैक्टोबैसिली, या इसी को बढ़ाया जाता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम या बैक्टीरिया, जो क्या करता है, दूध को कन्वर्ट करता है आपका दही में। तो आप क्या दूध निकाले और निकालने के बाद उसमें दही डाल देंगे या फिर लैक्टोबैसिलस डाल देंगे तो जम जाएगा? नहीं। उसके लिए भी क्या होता है, कंडीशन होता है। तो गांव घर में देखे होंगे या अपने घर में देखे होंगे, दही जब जमाते हैं तो उसका कुछ कंडीशंस होता है। पहले दही को क्या किया जाता है, पूरा ये दही बोलते, दूध को पूरा बॉईल किया जाता है। सिंपल सिंपल भाषा समझिए आप, ये सरफेस केमिस्ट्री है, बहुत ही आसान है, जो कि ये घटना हमारे चारों ओर घटते रहता है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप समझे कि दूध को सबसे पहले लाने के बाद, दूध निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म, उसको पूरा खौलाया जाता है, बॉईल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, खौल जाने के बाद उसमें जो पानी का मात्रा है वो निकल जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पूरा ठंडा कूल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसको फ्रिज में डाल देते हैं पूरा कूल कर देते हैं, नहीं। मतलब एक टेम्परेचर पर लैक्टोबैसिली को डाला जाता है या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डाला जाता है। कहने का मतलब हम उंगली डाल के उसमें देखते हैं, उंगली यदि सहन कर पा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि टेम्परेचर ठीक ठाक है। उसके बाद क्या करते हैं, दही डालते हैं, यानी कि दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। उसके बाद क्या होता है आपका ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यदि इसका टेम्परेचर ठीक मिल रहा है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है, तो आपका दही ठीक से जम जाएगा, दूध से दही ठीक से कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हर एक चीज के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है। तो उसी प्रकार एंजाइमेटिक रिएक्शन यदि हो रहा है तो उसके लिए भी क्या है, बहुत सारे कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को यदि फॉलो कर रहा है तो ठीक है। और इसका प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा है, 1 मिनट में 10 लाख अपने जैसा खड़ा कर सकता है। मतलब प्रोडक्शन क्षमता, उत्पादन क्षमता, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिविटी, इसका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 1 मिनट में 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख अपने जैसा तैयार कर देता है। तो प्रोडक्शन क्षमता सबसे ज्यादा है। ये क्षमता यदि ह्यूमन बींग्स में आ जाए तो पृथ्वी पर रहने के लिए जगह आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे, इसका प्रोडक्शन क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है, पर मिनट 1 मिलियन, मतलब इतना कन्वर्ट कर सकते। ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं और पूरा ही दूध को क्या करता है, वो दही में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं हम लोग दूध में, और वो दूध को क्या करता है, पूरा का पूरा किसमें बदल देता है, अपने प्रजाति में बदल देता है। तो ये क्षमता देखिए इसका, वो भी ज्यादा समय लगता नहीं है, लगभग 5, 6, 7, 8 घंटा में ये काम पूरा हो जाता है। तो प्रोडक्शन क्षमता इसका बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि भाई आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसको आपको जानना जरूरी होता है। इसके बाद ये खत्म करने के बाद फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा, मेन जो इस चैप्टर में पढ़ना है कोलॉइड। इस चैप्टर का जो मुख्य चीज पढ़ना है वो है आपका कोलॉइड। इधर जो पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स है, बेसिक कहे तो आपका ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, सूचनाएं मिल रहा है इस चैप्टर से। उसको क्या करेंगे, हमें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, एंजाइम्स का यूज होता है, ठीक है।
आजकल तो लेबोरेटरी में भी एंजाइम बनाया जा रहा है, कुछ कुछ एंजाइम बना चुके हैं, और ये एंजाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए, हमारे खान पान में भी कभी कभी होना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग दही खाते हैं, तो दही खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, लैक्टोबैसिलस एंजाइम खा रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खा रहे हैं हम लोग, लैक्टोबैसिलस क्या खा रहे हैं, बैक्टीरिया खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए एंजाइम के बारे में। तो चलिए, एंजाइम के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो यदि समझ में आता, अच्छा लगता है तो उसको तुरंत क्या करें, लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें। जितने भी लोग देखते हैं, आप लोग से अनुरोध है, जैसे वीडियो खोलते हैं देखते हैं उसको क्या करें, लाइक मारें, सबसे पहले एक बटन दबा दें। उसके बाद यदि अच्छा लगता है, यदि औरों को भलाई चाहते हैं तो वीडियो को क्या करें, तुरंत शेयर कर दें। आजकल तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़माना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर जहां आपके दोस्त है, जिस मतलब प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे क्या करें, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी क्या करें, लाभ उठा लें। और दूसरी बात है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं, सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपका चैप्टर का नाम वहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा क्लास के लिए है, 12 का है या फिर 11th का है, तो 12th है या फिर 11th है तो वहाँ पे लिख दिया गया है, या फिर बेसिक का है या फिर जो भी है वहाँ पे लिख दिया गया है। उसको खोलने के बाद आपको पूरा सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा, आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और चलिए, और जल्दी ही आप लोग ज्वाइन करें, आपका जो प्रैक्टिस बैच आ रहा है 1 सितंबर को, तो जल्दी जल्दी क्या करें, उसमें ज्वाइन करें, समय बहुत कम बचा है, जल्दी से ज्वाइन करें। और उसके बाद हम लोग उसको भी शुरू करेंगे, मतलब इधर से आपका खत्म होते जाएगा और उधर से रिवीजन भी होते जाएगा, डबल धमाल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी लिखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो चलिए शुरू हो जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू करें। तो आइए समझते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है। कैटालाइसिस का मतलब होता है उत्प्रेरण, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरण के गुण या अभिलक्षण। उत्प्रेरण मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, उत्प्रेरित करता है। तो पहला जो पॉइंट है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। पहला जो पॉइंट है आपका, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये आपका पहला पॉइंट है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। तो पहला याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक में कि प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अति विशिष्ट क्या होता है, अति विशिष्ट का मतलब क्या होता है। तो अति विशिष्ट का मतलब होता है कि मान लिया जाए एक एंजाइम जो है एक रासायनिक या किसी पर्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, और उसमें बोलेंगे हम लोग डाल देंगे माल्टेज या डाइस्टेज डाल देंगे, तो आपका ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, मतलब वो कोई काम का नहीं है उसके लिए। तो कहने का मतलब ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलना है तो हर हमेशा क्या लेना पड़ेगा, कैटालिस्ट। कौन सा एंजाइम लेना पड़ेगा, वो एंजाइम लेना पड़ेगा आपका जाइमेज। क्या लेना पड़ेगा, जाइमेज। दूध से दही बनाना है तो हम यदि दूध को गर्म किया, हल्का ठंडा होने दिए, उसमें डाल देंगे जाइमेज, तो दूध से दही कन्वर्ट होगा नहीं। क्या डालना पड़ेगा, जब भी डालेंगे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कहने का मतलब एक रासायनिक, मतलब एक एंजाइम एक से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। तो वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन, दैट इज का मतलब आई.ई लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं दैट इज का मतलब अर्थात, दैट इज का मतलब अर्थात। वन कैटालिस्ट कैनॉट कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन। यही बात आपको बता रहे थे
कि प्रत्येक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। किसी एक ही अभिक्रिया में वो भाग ले सकता है। किसी एक अभिक्रिया के लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है। याद रखना है, किसी एक अभिक्रिया के लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है। अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। अर्थात एक एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, each enzyme is specific for a given reaction. Each enzyme is specific for a given reaction. That is, one catalyst cannot catalyze more than one reactions. More than one reaction. That means एंजाइम मतलब प्रत्येक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। अर्थात एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रियाओं को एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट मीन्स each enzyme is specific for a given reaction. That is one catalyst cannot catalyze more than one reaction. Okay, यानी कि प्रत्येक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। इसका सीधा मतलब समझ, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का सीधा मतलब एक एंजाइम जो है किसी एक ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, मोस्ट इफिशिएंट, सर्वोत्तम दक्षता। दक्षता का मतलब निपुणता, क्षमता। जैसे बोलते हैं ना, आप किसी काम करने में मतलब निपुण हैं तो आप दक्ष हैं। क्या है? दक्ष हैं। या क्षमता, सर्वोत्तम क्षमता भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दक्षता लिखा हुआ है। दक्षता का मतलब होता है किसी काम में विशिष्ट, मतलब निपुण होना, है ना, महारत प्राप्त होना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका मतलब होता है सर्वोत्तम दक्षता का मतलब है, इसलिए इसका सर्वोत्तम दक्षता कहा गया, मतलब इसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब एंजाइम का एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, एंजाइम्स का कितना मॉलिक्यूल्स? एक मॉलिक्यूल्स। अब वो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक के 10 लाख अणुओं को कन्वर्ट कर देगा अपने जैसे में, है ना। जैसे मान लीजिए एक आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के एक मॉलिक्यूल है, वो अपने जैसा 10 लाख को बदल सकता है 1 मिनट में। अभिकारक के अणुओं को वो अपने जैसा में बदल सकता है कितना? 1 मिनट में 10 लाख मतलब 1 मिलियन। कितना? 1 मिलियन। जो कि और ये क्षमता किसी में नहीं है, इतना प्रोडक्शन क्षमता किसी चीज में नहीं होता है कि 1 मिनट में 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, मतलब एंजाइम के रूप में बदल दे। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। एंजाइम का एक अणु, एंजाइम का कितना अणु? एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है, मतलब एंजाइम के एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं में बदल सकता है प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में 10 लाख रिएक्टेंट के अणु को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मोस्ट इफिशिएंट। ये क्या होता है? मोस्ट इफिशिएंट होता है, सर्वोत्तम दक्षता। एक जो है अपने जैसा कितना बना देगा? 10 लाख। इसीलिए तो आपका दूध से दही बहुत कम समय में कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, या फिर इसको बोलेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? तो एंजाइम में इतना पावर जो दिखता तो नहीं है लेकिन पावरफुल होता है। क्या होता है? पावरफुल। जैसे कोरोना देख रहे हैं आप, कोरोना वायरस दिखता है क्या? किसी को दिखाई देता है, लेकिन क्या है? बहुत ही इफेक्टिव है, फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खतरनाक भी है। तो इसको याद रखेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। एंजाइम का एक अणु अभिकारक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। तो इसको क्या करें? आप लोग फटाफट नोट करें, फिर आगे बताते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, वो है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो मतलब जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और उस टेम्परेचर का नाम रखा गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई और मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कहने का मतलब जिस ताप पर एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उस ताप को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन इज 298 टू 300 केल्विन। यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज जो होना चाहिए वो 298 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 300 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री, यदि डिग्री सेल्सियस में बोलेगा तो 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलेगा तो 298 से 300 केल्विन टेम्परेचर का रेंज जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। यानी कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर का परास है या इष्टतम ताप परास जो होता है 298 से 300 केल्विन। रही बात हमारी बॉडी का, तो हमारे बॉडी में जो है एंजाइम अभिक्रिया ऑप्टिमम तभी होगा या रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई तब होता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 310 यानी कि 310 केल्विन होगा, 310 केल्विन होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो ऑप्टिमम होता है, सबसे अधिक होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम ताप पर अधिकतम सक्रिय होना। तो क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट डिफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर अधिकतम हो जाती है जिसे इष्टतम ताप कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर अधिकतम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इष्टतम ताप। तो याद रखेंगे इसको। एग्जाम्पल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज सुटेड फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया का इष्टतम ताप परास 298 से 300 केल्विन, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए मानव शरीर का ताप 310 केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 310। तो बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 310 केल्विन, और रेंज कितना होता है? 298 से 300 केल्विन। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर समझ में आ गया, जिस ताप पर एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर सबसे अधिक हो जाता है, यानी कि सर्वोत्तम, सबसे अधिक या अधिकतम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इष्टतम ताप कहेंगे। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। अब पीएच पर भी डिपेंड करेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है पीएच वैल्यू पर, जैसे पीएच आपको समझ में आ रहा है, यदि पीएच 7 है, जैसे वाटर का कितना होता है? 7, तो वो क्या माना जाता है? न्यूट्रल। 7 से नीचे एसिड और 7 से ऊपर क्या होता है? बेस होता है। ये नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या है यहाँ पे? द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन या फिर द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। और इसका रेंज जो होता है, पीएच वैल्यू का रेंज जो होता है, पीएच वैल्यू इज 5 to 7, 5 से 7 अधिकतम है। पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 से 7। तो पीएच वैल्यू रेंज इज 5 से 7। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की दर एक निश्चित पीएच मान पर अधिकतम होता है। एक निश्चित पीएच मान पर क्या होता है? अधिकतम होता है, जिसे इष्टतम पीएच कहते हैं। तो टेम्परेचर का याद रखेंगे तो इसका भी याद हो जाएगा। पीएच का मान कहां से कहां होता है? 5 से 7 होता है। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू जो होना चाहिए आपका किसके लिए?
आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए 5 से 7 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर समझ में आ गया, जिस ताप पर एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर अधिकतम होता है उसे क्या कहते हैं, इष्टतम ताप कहते हैं। इष्टतम पीएच क्या है, मतलब जिस पीएच के मान पर आपका एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर सबसे अधिक होता है उसको इष्टतम पीएच कहते हैं। और इसका पीएच का मान कितना होना चाहिए, 5 से 7। कितना होना चाहिए, 5 से 7। तो ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। और ये सब वैल्यू जो है आपका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। क्या करेगा, या कभी कभी पूछ देगा आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है, या हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है कि जिस ताप पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट सबसे अधिक होगा, मतलब एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज आ रहा है उत्प्रेरित, इष्टतम। इष्टतम का मतलब एक निश्चित ताप होता है। क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है। तो ये सब बातें समझना पड़ेगा। तो इष्टतम का मतलब होता है डेफिनिट टेम्परेचर हो या फिर डेफिनिट पीएच हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस पर क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया, यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है वो सबसे अधिक होगा। तो सबसे जिस ताप पर सबसे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, उस ताप का नाम है ऑप्टिमम। पीएच वैल्यू देखें, जिस पीएच पर सबसे अधिक दर होता है आपका अभिक्रिया का, उसको बोलेंगे हम लोग इष्टतम पीएच बोलेंगे। बॉडी में हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर इष्टतम ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 310। मतलब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो रेंज होता है टेम्परेचर का, ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए, 298 से 300 केल्विन, ठीक है। पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 से 7। 5 से 7, 7 तो न्यूट्रल हो गया और 5 आपका एसिड में चला गया। तो 7 से नीचे जो होता है स्केल वो एसिड होता है, 7 से ज्यादा क्या होता है आपका, 7 से ज्यादा जो होता है वो होता है बेस के लिए होता है, क्षार, वो क्या होता है आपका बेस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे क्लास में हम पढ़ा चुके हैं या आप पढ़ चुके होंगे पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ पॉइंट है उसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर आज के खत्म होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जो कि जहाँ कोलॉइड पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो मुख्य बात जो है यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका, मतलब आप बोल सकते हैं कोलॉइड। कोलॉइड जब स्टार्ट होगा तो चैप्टर का मुख्य पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करें, आप फटाफट याद कीजिएगा इसको, और कहने का मतलब याद करके और उसके बाद जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दिए। आप एग्जाम में यदि आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ठीक है। इस तरह से मोस्ट इफिशिएंट क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर और कोएंजाइम, कोएंजाइम का मतलब होता है जैसे होता है को-एजुकेटर या फिर को-एजुकेशन। को-एजुकेशन में दोनों आ जाता है, साथ में पढ़ने वाला। तो कहने का मतलब को का मतलब स का मतलब क्या है, साथ। तो ये क्या होता है, सक्रिय याद रखिएगा। एक्टिवेटर का हिंदी क्या होता है, सक्रियक एवं स एंजाइम। को एंजाइम का हिंदी क्या होता है, स एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियता में वृद्धि होती है। मतलब एक तरह का ये क्या है, को एंजाइम्स और आपका जो एक्टिवेटर है एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रमोटर है। क्या है, प्रमोटर है। इनके प्रेजेंस में एक्टिविटी एंजाइम्स का बढ़ जाता है। तो एंजाइम्स का एक्टिविटी यदि बढ़ता है तो बढ़ता है वो एक्टिवेटर यानी कि सक्रियक के उपस्थिति में, और को एंजाइम्स सह एंजाइम के उपस्थिति में। अब देखते हैं को एंजाइम क्या होता है। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉल्ड को एंजाइम्स। मतलब वैसे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, वैसे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है उसको हम लोग को एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को एंजाइम। वैसे पदार्थ जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया
की सक्रियता को बढ़ाता है तो उसे क्या कहेंगे, सह एंजाइम कहेंगे। दूसरा आता है आपका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब सक्रिय, एंजाइम को सक्रिय करने वाला। एंजाइम को मतलब जब एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाल देंगे कि उसका सक्रियता और ज्यादा बढ़ जाए, सक्रियता क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर जो होता है, मेटल्स आयंस आर नोन एज एक्टिवेटर। तो कभी कभी मेटल्स आयन का यूज किया जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल्स आयन को ही कहा गया है एक्टिवेटर, याद रखिएगा, मेटल आयन को क्या कहा गया, एक्टिवेटर। तो धात्विक आयनों को सक्रियक कहा जाता है। धात्विक आयनों को क्या कहा जाता है, सक्रियक। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, Na+ है, Mn2+ है, इसको याद रखना है, एक्टिवेटर। जैसे आपको पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटर, तो याद रखेंगे Na+ होता है, Mn2+ होता है, CO2+, CO यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, Na2+, Mn2+, कोबाल्ट 2+, Cu2+, Cu कॉपर और CO क्या है, कोबाल्ट है। तो याद रखेंगे यदि इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसका होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है, तो Na+, याद रखिएगा। Na+ आयंस आर कैटालाइटिकली वेरी एक्टिव। Na+ आयन उत्प्रेरक के रूप में सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय जो होता है वो Na+ आयन, मतलब मोस्ट एक्टिव आपका जो है एक्टिवेटर कौन है, वो है Na+। तो इस तरह से आज हम लोग देखे, है ना। तो याद रखिएगा कोएंजाइम्स क्या होता है, वैसे पदार्थ जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर सक्रियता को बढ़ाता है। एंजाइम को वैसे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाएगा उसको कोएंजाइम्स बोलेंगे। एक्टिवेटर्स क्या है यहाँ पे, मेटल्स आयंस आर नोन एज एक्टिवेटर्स, दैट इज Mn2+, Na+, CO2+, Cu2+, etc। इनमें से सबसे ज्यादा जो इसमें से सबसे ज्यादा सक्रिय जो होता है वो Na+ आयन है। वो कौन है, आपका Na+ आयन। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे और इन्हीं में से बहुत सारे क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं आज समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे जानकारी। मतलब मेन पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं जो कि कोलॉइड है। क्या है, कोलॉइड। और आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो है आपका बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। दूसरी बात इसमें सिर्फ लैंग्वेज है, आप देख ही रहे हैं, सिर्फ क्या आपका लैंग्वेज है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपका जो 6 नंबर चैप्टर होगा वो तो आपका मेटलर्जी है, छोटा चैप्टर है। 6 के बाद 7 आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। फिर 8 नंबर में आएगा डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी छोटा है, वो भी बहुत ही छोटा है। और 9 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी कोई खास बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म होने के बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक। क्या शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक। तो ये 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा, सेकेंड बुक, ठीक है। और इतना जब खत्म कर लेंगे हम लोग, उधर से आपका क्या होगा, रिवीजन भी चलते रहेगा। रिवीजन में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, चैप्टर वाइज होगा। ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कैसे आंसर दिया जाए, इस टाइप का प्रैक्टिस होगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आप लोग जवाब है उसको देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही है ना। तो लेक्चर को देखते रहिए आप लोग, और अच्छा लगता है तो शेयर करें और बच्चों को लाभ पहुंचाइए। और दुख की बात यह है कि मतलब आप लोग जो है थोड़ा मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइबर के लिए मेहनत कीजिए। 1000 यदि हो जाता है जितना जल्दी, तो हो सकता है कि ये सब क्लासेस भी आपका लाइव देना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब अलाउ कर देगा। अदर कैमरा से करते हैं यूट्यूब में जाके लाइव, तो मतलब 7 या 8 दिन के लिए ऑफर दिया था जिसमें लाइव हुए थे हम लोग, उसके बाद फिर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करें, आप ही को लाइव होगा, है ना। तो क्या करें, मतलब आप दोस्तों में भेजें, भेजने के बाद कोई वीडियो भेज दें, उसको बोलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मतलब कर लेंगे, उसके बाद जो है वो भी आपका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप कमेंट करें उसको, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें। यदि वीडियो समझ में आता है तो थम्स अप, स्माइली, ये सब आप लोग भेजें, सेंड करें कमेंट में। तो ओके, आज यही लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।